कोचिन शिपिंग यार्ड से विदाई के बाद ये वापस मेट्रो रेल्स कलकत्ता में वापस आए और गंगुली साहब के साथ फिर से ये काम करने लगे। लेकिन इन्होंने वहाँ 2 वर्ष तक ही काम किया था और इनका ट्रांसफ़र मद्रास एज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर दिया गया। हालांकि इनका वहाँ प्रमोशन लेकर मद्रास जाने का कोई इरादा नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि 1970 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 11 वर्ष के बाद 1981 में इसका पहला मेट्रो फेज स्टार्ट हो गया था। जब श्रीधरन वापस 1984 में यहाँ आए तो पहला फेज़ मेट्रो का यहाँ पर चालू था, जिसे देखकर, क्योंकि इन्हें एक तरीके से ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात थी, जिसका सपना इन्होंने देखा था, सबसे पहली मेट्रो, जिसके लिए इन्होंने जापान जाकर बहुत सारे डिज़ाइंस को वहाँ से कलेक्ट किया, वहाँ चीज़ों को समझा था और फिर उन डिज़ाइंस को ये बना कर गए थे। आज वो धरातल पर थे, तो शायद सेकंड फेज में ये वहाँ कंटिन्यू काम करना चाहते थे। लेकिन फिर से इनका जब ट्रांसफ़र किया तो ये नहीं चाहते थे कि ये मद्रास जाएं, लेकिन इनके बॉस ने सलाह दी कि अब तुम्हें आगे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का काम तुम अब कर चुके हो, अब तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए और तुम अभी जीवन में बहुत कुछ करोगे। जब ये मद्रास गए तो वहाँ 2 वर्ष तक ये जनरल एओ रहे, लेकिन उसके बाद इन्हें फर्दर प्रमोट करके पूरे वेस्टर्न रेलवे का जनरल मैनेजर नियुक्त कर दिया गया। 2 वर्षों तक ये वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर रहे। उसके बाद इन्हें रेलवे बोर्ड्स का मेंबर बना दिया गया तथा भारत सरकार के टेक्निकल बोर्ड का एडवाइज़र भी नियुक्त कर दिया गया। आते आते 1990 का समय आ गया था। तब जनता पार्टी की सरकार थी, जॉर्ज फर्नांडीज रेल मंत्री थे। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि ई श्रीधरन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार रहा है, तो इन्होंने एक घोषणा की कि 1990 के बाद भी हम ई श्रीधरन को रेलवेज के साथ जोड़े रखेंगे और इन्हें किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ अटैच करेंगे। और जैसे ही 1990 में रिटायर हुए, इन्हें जॉर्ज फर्नांडीज ने दिल्ली बुलाया और उन्होंने इन्हें कहा कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कोंकण रेलवेज, जो तुम्हें पूरा करना है। तुम्हें पूरी छूट दी जाएगी, तुम्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा, तुम्हें मिनिस्ट्री से, भारत सरकार से, भारतीय रेलवेज से जितना भी पैसा चाहिए वो हम आपको मुहैया कराएंगे। इस प्रोजेक्ट को ये जानकर कि ये कोंकण रेलवेज जॉर्ज फर्नांडीज और जाफ़र शरीफ जो दूसरे अर्बन मिनिस्टर थे, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और दोनों इसी क्षेत्र से आते हैं, और स्वयं ई श्रीधरन का भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि जब इन्होंने उसकी टोटल लाइन को देखा तो ये लाइन रोहा पुणे से शुरू होकर और कर्नाटक के बेंगलोर तक जानी थी, जो लगभग 760 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक था। और उसके बाद इसका कोचीन के साथ में अटैचमेंट था, यानी कि वहाँ पर केरल राज्य के लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा था। ऐसे में इन्होंने देखा कि इसमें 4 राज्य के लोगों को फ़ायदा होगा, महाराष्ट्र के लोगों का, गोवा के लोगों का, कर्नाटक के लोगों का और केरल के लोगों का। तो कोंकण रेलवे के प्रोजेक्ट को बनाना इन्होंने निश्चय किया। 1990 में ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कोंकण रेलवे क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, क्यों इसकी इतनी महत्वता थी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी भौगोलिक क्षेत्र था जहाँ के व्यापारी लोग, जहाँ के छात्र, जहाँ के एम्प्लॉयज़, जहाँ का साधारण व्यक्ति के लिए रेल का कोई भी मार्ग नहीं था। उसे बहुत घूमकर एक स्थान से कर्नाटक से महाराष्ट्र जाना पड़ता था, केरल से महाराष्ट्र जाना पड़ता था। इस प्रकार 10 से 15 घंटे की जर्नी ज़्यादा लंबी थी। लोगों के लिए बहुत समस्याएं थी। और मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि कोंकण का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है। यहाँ पर साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है कि यहाँ पर एक तरफ आसमान छूते पहाड़, दूसरी तरफ इतनी गहरी घाटियाँ, इतने घने जंगल, अनेक नदियाँ और एक दूसरी तरफ बहता हुआ अरब सागर। इतने डिफ़िकल्ट टेरेन्स के अंदर से किसी रेलवे प्रोजेक्ट को बनाना, ये बताया जाता है कि उस वक्त, उस दशक का, इस पूरी दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था। और कोंकण रेलवे का प्रोजेक्ट जब इन्होंने अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले इन्होंने सोचा कि इसकी डीपीआर को मैं स्वयं तैयार करूँगा। इन्होंने रोहा से प्रारंभ किया
और इसकी डीपीआर तैयार करनी प्रारंभ की। लेकिन जब ये सिंह दुर्ग वाले इलाके में पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत ही घना जंगल है और जीप उस घने जंगल के अंदर से नहीं गुजर सकती। ऐसे में इन्होंने निश्चित किया, एक प्लान बनाया कि ऐसे इंजीनियर्स जो अभी इंजीनियरिंग पास आउट करके अपने कॉलेज से निकले हैं और नियर बाई इलाके से संबंध रखते हैं, उन्हें उस वक्त की एक बहुत ही मशहूर मोटर बाइक जिसका नाम कावासाकी बजाज था वो दी और ऐसे छात्रों को नियुक्त किया जो बहुत ही डिसिप्लिन और मेहनती और ईमानदार थे। इन इंजीनियर्स ने, इन यंग लड़कों ने इन डिफ़िकल्ट टेरेंस में, इस घने जंगल में अपनी मोटरसाइकिल द्वारा जो जंगल के ट्रैक्स होते हैं, जो कच्ची लीक्स होती हैं, उनके ऊपर चलकर डीपीआर तैयार की और इसके बेसिस पर इन्होंने पूरी डीपीआर को यहाँ से लेकर और मैंगलोर तक तैयार कर दिया। कुछ ही दिनों में जब डीपीआर तैयार हो गई तो इन्होंने उसके डिज़ाइन को तैयार करना शुरू किया और जब डीपीआर और डिज़ाइन तैयार हो गए तो इन्होंने वहाँ के जितने भी चारों प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज थे उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने बताया कि हम इन्हें बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र नामक एक शैली से बनाएंगे जिसमें चारों स्टेट्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, फंड कंट्रीब्यूशन होगा और इसी प्रकार रेलवे मंत्रालय का भी अपना कुछ फंड्स कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला टास्क तो ये था कि इसकी डीपीआर तैयार करना, इसका डिज़ाइन तैयार करना, जो श्रीधरन के हाथ में था, जो इन्होंने तैयार कर लिया। अब दूसरी परेशानी ये थी कि इसके लिए फंड्स जुटाना, जो 4 चीफ मिनिस्टर के हाथ में था, 4 चीफ सेक्रेटरीज के हाथ में था जिनके साथ ये मीटिंग कर चुके थे और सौभाग्य से लकीली सभी चीफ सेक्रेटरीज और सभी चीफ मिनिस्टर्स ने इसके लिए हामी भर दी थी। रेल मंत्रालय पहले से ही ग्रीन सिग्नल दे चुका था। अब दूसरी परेशानी भी समाप्त हो गई। अब सबसे जो मुख्य बात थी कि जो जो एरिया, जो जो लैंड इस डीपीआर के क्षेत्र में आता था, इस डिज़ाइन के क्षेत्र में पड़ता था, इस लाइन के बीच में आता था, उन किसानों से, उन लोगों से जिनके घर इसमें आते थे, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जाए। जब इन्होंने पूरी लिस्ट तैयार की तो इन्होंने पाया कि ये लोग कुल मिलाकर 42,000 लोग हैं। 42,000 की संख्या के लोगों से ज़मीन और घर इत्यादि एक्वायर करना और जिनके घर इसमें से जाएंगे उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इसको ई श्रीधरन के शानदार मैनेजमेंट ने, जिन्होंने खुद जाकर और कुछ अपने यंग इंजीनियर्स की सहायता से जो वहाँ के लोकल्स थे, उन सभी व्यक्तियों को ये बताया, उन किसानों को, उन दूसरे लोगों को ये बताया कि आप लोगों को इस लाइन से क्या क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं और ये स्वयं भी गाँव जाने लगे। इन्होंने 42,000 लोगों को ये उद्घोषणा द्वारा बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को मार्केट रेट का जो भी भाव है ज़मीन का, मकान का, वो दिया जाएगा और उन सबको नए घर बनाकर दिए जाएंगे तथा इन्होंने सभी को नए घर बनाकर भी दिए और जिसकी जितनी ज़मीन के पैसे आते थे उन सबको चेक इन्होंने खुद गांव-गांव जाकर डिलीवर करवाए। ये इनकी विशेषता रही है, इसलिए लोगों का इन पर विश्वास बढ़ गया और आने वाले जो किसान होते थे, शुरू के गांव के किसान को जब ये पैसा मिलने लग जाता था तो अगले गांव के किसान शेयर्स समिति से शेयर्स स्वीकार कर लेते थे। वो अपने मन से फिर अपनी ज़मीन को, अपने मकानों को एक्वायर करने के लिए इन्हें दे देते थे। इस प्रकार महाराष्ट्र से जब आगे बढ़ने लगे तो गोवा में इन्हें एक समस्या आई। गोवा के लोगों को जब उनके चीफ मिनिस्टर्स ने, जब वहाँ के पॉलिटिशियंस ने इस डिज़ाइन को देखा तो उन्होंने कई ऑब्जेक्शंस किए। जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने देखा कि उनकी एक बहुत ही पुरानी चर्च, जो 400-500 साल पुरानी चर्च थी, उसके नीचे से ये रेलवे लाइन जा रही थी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हमारी इस चर्च में नुकसान हो सकता है, इसमें डैमेज हो सकता है। और जो वहाँ के एनवायरमेंटलिस्ट लोग थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यदि इस एरिया में ट्रेन चलने लगेगी तो उन माइग्रेटरी बर्ड्स का आना बंद हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस, वो सब खराब हो जाएगा और इस प्रकार जंगल की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जो नदियों के बीच में से पुल बनने थे, उनमें कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं, जो मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं,
जो अन्य प्रकार के फ़ायदे इन नदियों से उठाते हैं, जब ये बनेंगे तो उन्हें भी इसका नुकसान होगा। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से ये ट्रेन जा रही है, वहाँ के लोगों के लिए ये असुरक्षा के कारण बनेंगे। इस प्रकार गोवा में आकर ये इन लाइन रुक गई। इन्होंने बाकी इस पूरी लाइन प्रोजेक्ट को 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 7 भागों में विभाजित कर लिया और इन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अपना डिविजनल कमिश्नर को नियुक्त कर दिया, जो इनके कोंकण रेलवे के विभाग से होता था। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, जो वहाँ के एसपी होते थे, उनके साथ इन लोगों के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनके साथ संबंध स्थापित हो जाते थे। और इस प्रकार वहाँ के सभी प्रोजेक्ट्स को काम सुचारू रूप से शुरू करने में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। लेकिन गोवा का प्रोजेक्ट अभी बंद था। ऐसे में इसको केंद्रीय मंत्रालय के पास भेजा गया। केंद्रीय मंत्रालय ने भी किसी प्रकार का कोई यहाँ पर रिस्क न लेते हुए एक चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड थे, उनका एक आयोग बनाया और उन्हें कहा कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट हमें भेजी जाए। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने इसका पूरा अवलोकन किया। उन्होंने जो डिज़ाइन और डीपीआर श्रीधरन द्वारा तैयार की गई थी उसको भी देखा और यहाँ की पूरी प्रॉब्लम्स को भी देखा जो यहाँ के लोग उठा रहे थे। और चीफ जस्टिस रिटायर्ड साहब जो थे, उन्होंने ये पाया कि ये प्रॉब्लम्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये माइनर चेंजेस के साथ में दूर की जा सकती हैं। और ऐसे में इन्होंने कुछ माइनर चेंजेस के साथ, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यदि बड़े बड़े फेंस लगा दिए जाएं तो वहाँ की जनता की सुरक्षा प्रदान करवाई जा सकती है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स वाली प्रॉब्लम है वो देश के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के सामने बहुत ही छोटी प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी जो नदियों पर बनने वाले पुल हैं वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा जहाँ भी नदियाँ होती हैं वहाँ हमेशा पूरे देश में इस प्रकार के पुल बनाए गए हैं। इस प्रकार श्रीधरन ने इन सभी शर्तों को माना और मंजूरी होने के बाद में जब चीफ जस्टिस की रिपोर्ट यहाँ पर आई, केंद्र सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया गया, तो मुख्यमंत्री को भी उस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा और 7 लाइन्स पर यह काम अब शुरू हो गया। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों को इन्होंने, जैसे L&T और एफकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को ये सब काम सौंपे गए, जिन्होंने जो 760 किलोमीटर की लाइन थी उसे 100-120 किलोमीटर के टुकड़ों में 7 भागों में विभाजित कर दिया। अब इसका काम इतनी तेज़ी से शुरू हुआ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ प्रॉब्लम थी वो थी टनल बोरिंग मशीन की, जो उन्होंने एक्सपर्ट की टीम भेजी और स्वीडन से मंगाई। स्वीडन से कई मशीनें मंगाई गई क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लंबाई बहुत ज़्यादा थी और उन पहाड़ों को काटने के लिए इन्हें लगभग 92 सुरंगें खोदनी पड़ी। और इन 92 सुरंगों में एक सबसे लंबी जो सुरंग थी उसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर थी और जो सबसे छोटी सुरंग यहाँ पर थी उसकी लंबाई लगभग 2.2 किलोमीटर थी। इस प्रकार ये सुरंगें इंटरनल बोरिंग मशीन्स के द्वारा बनाई गई। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों नदियाँ भी थी, घाटियाँ थी, लगभग 2000 के करीब यहाँ पर छोटे बड़े ब्रिजेस का निर्माण किया गया। आप सोच सकते हैं कि इतने डिफ़िकल्ट टेरेंस, इतने डिफ़िकल्ट भौगोलिक परिस्थितियाँ, जहाँ पर लगभग इन्होंने 30,000 मजदूरों को 5 वर्ष के लिए पहले एंगेज किया था, उनको और एक्सटेंड करना पड़ा। हालांकि सरकार ने इन्हें 10 वर्ष का समय दिया था, लेकिन इन्होंने इस कार्य को 7 वर्षों में पूरा कर दिखाया। और जब पहली कोंकण रेलवे ट्रायल के लिए अब इनके श्रीधरन के पूरे स्टाफ के साथ, जो इनके कमिश्नर्स थे, जो इनके ऑफिसर्स थे, उन सब के साथ जब ये लोग विभिन्न स्टेशंस पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि लोगों का हुजूम स्टेशंस पर उमड़ा हुआ है, सबके हाथ में फूल मालाएं हैं और वो सब श्रीधरन और उनके साथ जितने भी ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं उनसे गले मिलना चाहते हैं, उनके गले में फूल मालाएं पहनाना चाहते हैं। कई लोग तो वहाँ पर रो रहे थे और बड़ी बड़ी आयु के लोग रो रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने अपने पूरे जीवन में ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे इतने पिछड़े हुए इलाके में कभी हमें यहाँ पर इतनी अच्छी ट्रेन की सुविधाएं भी मिलेंगी। तब उन्होंने कहा कि धन्य हो ई श्रीधरन जैसे अधिकारी, जिन्होंने इस काम को 10 साल की बजाय मात्र 7 वर्ष में पूरा कर दिखाया और वो भी इतने सक्सेसफुल तरीके से। हालांकि 30,000 में से यहाँ लगभग 400 मजदूरों की मौत हुई और उनको यहाँ का एक तरीके से शहीद बताया गया,
श्रीधर ने इनके उन मज़दूरों के वहाँ पर स्टैचूज़ बनवाए और उनको अपने हाथों से फूल मालाएं पहनाई तथा उनके परिवारों को इन्होंने आश्वस्त किया कि प्रत्येक परिवार को, हर एक परिवार के सदस्य को यहाँ पर कोंकण रेलवे में या किसी भी अन्य स्थान पर नौकरी दी जाएगी। और ये इन्होंने अपना वादा पूरा करके भी दिखाया।